Good day, everyone. So, how is the preparation going on for human geography? Well, I expect that it must be going great. So, let's move on. We come to the third chapter today, that is population composition. In this chapter, you study about a lot of variables which are related to the study of population. And since the syllabus is such, so we will be talking about the population of the world. So, let's going. जो सबसे पहला वेरिएबल हम स्टडी करते हैं दैट इज सेक्स कॉम्पोजिशन, इसको हम जेंडर रेशो भी बोलते हैं. सो बेसिकली इट इज़ द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन द कंट्री. और सिंपल सा फॉर्मूला है इसे कैलकुलेट करने का. इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वी डिवाइड द मेल पॉपुलेशन बाय फीमेल एंड मल्टीप्लाई इट बाय 1000. इंडिया में हम इसको उल्टा करते हैं. सो वी हैव फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन इनटू 1000. किसी भी जगह का जो सेक्स रेशो अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको वहाँ उस एरिया, उस कंट्री, उस रीजन में विमेन के स्टेटस के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आ सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस रेशो प्रोवाइड्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ विमेन इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, स्टेट और रीजन. हाउ, अगर उस जगह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, अगर उस जगह पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो जो जेंडर रेशो होगी वो अनफेवरेबल होगी टूवर्ड्स फीमेल. दैट मीन्स फीमेल्स वहाँ पे कम होंगी. उसका रीज़न क्या होगा? हो सकता है कि फीमेल फिटिसाइड हो रहा हो, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा हो, डोमेस्टिक वायलेंस भी रीज़न होता है, इवन डाउरी, बहुत एक्सेसिव डाउरी डिमांड्स, ये सब या फीमेल इनसिक्योरिटी, ये सब वो रीजंस हैं जो फीमेल्स के अगेंस्ट जाता है, जिसकी वजह से बहुत बार ऐसे एरियाज में जेंडर रेशो गर्ल्स के लिए अनफेवरेबल होती है. एक और चीज़ जो जेंडर रेशो से आप स्टडी कर सकते हैं वो है अगर वुमेन का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लोअर हुआ तो डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट कर रही होगी रेशो में भी. दैट मीन्स अगर जेंडर रेशो फीमेल्स के लिए अनफेवरेबल है, इसका मतलब शायद उस सोसाइटी के अंदर फीमेल्स को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी. And you must also remember that more female population does not mean a better status. अगर किसी जगह में फीमेल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उसका मतलब ये नहीं है कि विमेन का स्टेटस अच्छा हो गया. ये किसी और रीज़न से भी हो सकता है. एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उस एरिया के मेल्स जो थे वो उस जगह को छोड़ के कहीं और माइग्रेट कर गए इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, व्हाटएवर. ऐसा इंडिया के बहुत सारे गाँव में होता है. मेल्स गाँव को छोड़कर अर्बन एरियाज में आ जाते हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स, पीछे फीमेल्स रह गई. अगर आप कैलकुलेट करने लगो तो शायद वहाँ पर आपको जेंडर रेशो फीमेल्स के लिए फेवरेबल मिले, बट इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि उस एरिया के अंदर फीमेल्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है. बट हाँ, इसका ऑपोजिट करेक्ट ज़रूर है कि अगर जेंडर रेशो स्ट्रॉन्ग नहीं है फीमेल्स की फेवर में, इसका मतलब फीमेल्स की जो ओवरऑल स्टेटस है वो पुअर है उस पर्टिकुलर सोसाइटी में. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके चैप्टर की इंट्रोडक्शन में मेंशन्ड हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक. फर्स्ट इज नेचुरल एडवांटेज. नेचुरल एडवांटेज का मतलब हुआ कि नेचर ने फीमेल्स को कुछ बायोलॉजिकली एडवांटेज दिया हुआ है. दे आर मोर रिसिलियंट. बट देर इज़ अ सोशल डिसएडवांटेज एंड दैट इज़ कि सोसाइटी में विमेन को उतना सेफ्टी फील नहीं होता या वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहती है. ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि नेचर ने तो वुमेन को बहुत स्ट्रांग बना रखा है लेकिन हमारी सोसाइटी ने उस वुमेन को उतना रिस्पेक्ट ना देकर उसको वल्नरेबल बना रखा है. यानी कि फीमेल्स के साथ में शायद अभी भी बहुत सारी सोसाइटीज़ में रिस्पेक्ट या इक्वालिटी नहीं दी जाती है उसे. अब अगर इस जेंडर रेशो को हम पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली एक बार देखें, सो यू विल सी दैट द वर्ल्ड सेक्स रेशो इज़ 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स. यानी ओवरऑल वर्ल्ड की जो एवरेज जेंडर रेशो है वो भी +2 मेल्स की तरफ आ जाती है. वर्ल्ड में हाईएस्ट जेंडर रेशो इज इन लाटविया वेयर वी हैव 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स एंड इट इज़ लोएस्ट इन कतर वेयर देर आर 311 मेल्स पर 100 फीमेल्स. बहुत ज़्यादा स्क्यूड है ये. अगर पूरे वर्ल्ड में हम कंट्री वाइज असेस करें तो इन 139 countries you will find that the sex ratio is favorable for females, and Europe is a very good example of a very strong ratio. उनमें से रशिया
लीडिंग कंट्री है यूरोप में. एंड देन इन 72 कंट्रीज द सेक्स रेशो इज अनफेवरेबल फॉर द फीमेल्स. और इसमें एशियन कॉन्टिनेंट हाईएस्ट है. हाईएस्ट मतलब लोएस्ट की तरफ से टॉप है. सबसे ज़्यादा जो लो है सेक्स रेशो वो एशियन कंट्रीज़ में है. कंट्रीज़ लाइक चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सभी कंट्रीज़ में स्क्यूड यानी कि अनफेवरेबल सेक्स रेशो है. Now let us talk about another variable which is very important for the study of population, and that is the age structure. Age structure इसका मतलब हुआ अलग अलग एज ग्रुप्स में कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन किसी कंट्री की है, हम उसे बोलते हैं एज स्ट्रक्चर. इसी से रिलेटेड एक फर्दर कॉन्सेप्ट है एज सेक्स पिरामिड, यानी कि ये एक ऐसा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जिसमें अलग अलग एज ग्रुप्स में फीमेल्स और मेल्स की परसेंटेज को रिप्रेजेंट किया जाता है. नॉर्मली ये पिरामिड शेप के कुछ डायग्राम्स बनते हैं जो आपको पॉपुलेशन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं. इफ़ यू ओपन योर NCERT बुक्स ऑन पेज नंबर 18 and 19, there are different pyramids shown on the age and sex composition. So let's talk about the first pyramid, that is known as an expanding population. ये ट्रायंगुलर शेप में रहता है. इसका जो बेस है यानी कि जो लोअर एज ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड है, यानी कि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. दोनों फीमेल एंड मेल दोनों ही की पॉपुलेशन लोअर एज ग्रुप्स में यानी कि छोटे एज ग्रुप्स में, लेट्स से 0 to 10, 0 to 15, ये वाला जो एज ग्रुप है यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए इसका जो बेस है वो वाइड है. इस तरह का पॉपुलेशन नॉर्मली आपको लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में नजर आएगा, फॉर एग्जाम्पल नाइजीरिया, मेक्सिको एंड बांग्लादेश. The second type of age sex pyramid is the constant population. जो constant population का pyramid है, it is bell shaped. Bell shaped का मतलब it is tapered towards the top. तो डेथ और बर्थ रेट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है. रिमेंबर, बर्थ रेट जो है वो आपको लोअर एज ग्रुप्स में नजर आ रहा है और जो डेथ रेट है यूजुअली वो आपको हायर एज ग्रुप्स में नजर आ रहा है. तो ऑस्ट्रेलिया जैसी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे मोर और लेस पॉपुलेशन कांस्टेंट चल रही है. And this is another type of pyramid. Slide 9. The third type of pyramid is the declining population. नाम से समझ में आता है declining population. इसका मतलब ऊपर की जो एज ग्रुप्स हैं, हायर एज ग्रुप्स में तो पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, बट जो डेथ रेट है या बर्थ रेट है वो काफ़ी लो चल रहा है. सो नैरो बेस है. जो लोअर एज ग्रुप्स हैं वहाँ पे क्योंकि बर्थ रेट कम होने की वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी सी कम है. डेवलप्ड कंट्रीज इसमें बहुत स्ट्रांगली इस तरह का पिरामिड रिफ्लेक्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल जापान. These days there is another term widely being discussed, and that is the aging population. Aging population means a process by which the share of the older population becomes proportionately larger. यानी एक ऐसा देश जहाँ पर एजेड लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी प्रपोर्शन टोटल पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. फॉर एग्जाम्पल वी वर्ड अबाउट चाइना, वी वर्ड अबाउट इटली. ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द यंगर्स. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि शायद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में बर्थ रेट को कंट्रोल कर लिया गया होगा. तो जो नया एज ग्रुप है, जो लोअर एज ग्रुप्स हैं, वहाँ पर बर्थ रेट कंट्रोल हो गया है, और लेकिन जो ओल्डर एज ग्रुप्स हैं वहाँ पर पॉपुलेशन अभी बहुत ज़्यादा है. द थर्ड वेरिएबल विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इज द रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन. That means the division of population between the rural areas and the urban areas, and it is decided on the basis of their residence. अब बहुत इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी. इन वेस्टर्न कंट्रीज द मेल्स आर मोर देन द फीमेल्स इन द रूरल एरियाज, जबकि इन द अर्बन एरियाज फीमेल ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द मेल्स. नाउ इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल में ये प्रोसेस जो है वो बिल्कुल रिवर्स है. इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में क्योंकि फीमेल पॉपुलेशन फार्मिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिवली एंगेज्ड है, तो अर्बन एरियाज में मेल्स ज़्यादा हैं. गांव से मेल्स माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरियाज में इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो फीमेल्स जो हैं उनकी प्रपोर्शन रूरल एरियाज में ज़्यादा हो जाती है, एंड अर्बन एरियाज में मेल्स की प्रपोर्शन ज़्यादा हो जाएगी. इन US, कैनेडा एंड यूरोप the females are more in the urban areas because of the migration of females from the rural areas. In these countries, you know, what happens is that the farming is done like a
corporate house. It's a highly mechanized form of farming and it is majorly done by the males. Therefore, in such developed countries, the females are not involved in farming. Unlike India, where the females are actively participating in farming activities. So इस वजह से इंडिया जैसे कंट्रीज में क्योंकि फार्मिंग में फीमेल्स का रोल ज़्यादा है तो रूरल एरियाज में फीमेल्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा, प्रेजेंस ज़्यादा है. जबकि यूएस कनाडा में जो उनका फार्मिंग का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फैक्ट्री टाइप है, वहाँ पे मेल्स करते हैं फार्मिंग. इस वजह से रूरल एरियाज में मेल ज़्यादा हैं, अर्बन एरियाज में फीमेल ज़्यादा हैं. Now the next variable to be studied is literacy. Literacy rate denotes the percentage of population above 7 years who are able to read, write and do simple mathematical calculations. Please remember, literacy rate हम सिर्फ 7 साल से ऊपर के ही लोगों का calculate करते हैं. And literacy rate हम क्यों calculate करते हैं? Because it reflects the standard of living of the population in that area. ये माना जाता है कि जितना educated या literate population होगा उस एरिया के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लिविंग बेटर होगी. द नेक्स्ट वेरिएबल दैट वील बी टॉकिंग अबाउट इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मुझे 2 बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्लैरिफाई करना है. सबसे पहला तो ये है कि हम वर्किंग पॉपुलेशन मानते किसको हैं. अब इंडिया में आपने स्टडी किया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर आप जॉब पे ला रहे हैं तो वो इलीगल है, वो चाइल्ड लेबर माना जाता है, विच इज प्रोहिबिटेड. इसका मतलब जो मिनिमम एज ऑफ वर्किंग इन इंडिया है वो है 15 ईयर्स एंड इट गोज ऑन टिल 58 ईयर्स. इट इज ऑल्सो 60 ईयर्स समटाइम्स, बट यूजुअल जो रेट ऑफ एज ऑफ रिटायरमेंट है दैट इज 58 ईयर्स. यानी वर्किंग पॉपुलेशन हुआ वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री हु फॉल बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 58 और 59 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ रिटायरमेंट इन दैट कंट्री. दूसरी बात, 3 तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप लोगों ने अभी तक जूनियर क्लासेस में पढ़ा है. प्राइमरी जो एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज हैं, सेकेंडरी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सर्विसेज हैं, टर्शरी जो सपोर्ट सर्विसेज हैं. हम यहाँ पर चौथा एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि आगे जाकर ज्योग्राफी 12th क्लास में आपका एक चैप्टर भी है, द क्वाटरनरी एक्टिविटीज़. तो ब्रॉडली स्पीकिंग द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड in any of these 4 economic activities. और इस वेरिएबल को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन कि कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है उससे आपको ये पता चल सकता है कि उस कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टेटस है, लेवल है, वो कितना है. अगर किसी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है इसका मतलब वो कंट्री बैकवर्ड है, एग्रीकल्चर ही कर रहा है अभी भी वो. बट इसके कॉन्ट्ररी अगर सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज ज़्यादा है, दैट मीन्स द कंट्री इज डेवलप्ड. So at the end of this video, let's quickly recap what we should have understood by the end now. The first topic that we should have understood is the meaning of gender ratio. That means the ratio between male and female. Why should we study that? Because it tells us about the status of females in a country. Second thing is the age structure. That means the percentage of people lying in various age groups. Why should we study this? Because it tells us about the death rate and the birth rate of that country. Aging population, the percentage of population which is old. Again, why should we read it? Because it tells us about the birth rate currently. Rural and urban composition. That means the percentage of people residing in either the rural and urban part of a country. Why is it important to be studied? Because it tells us the kind of economic activities the genders are engaged in. Literacy rate. How many people can do simple maths, read and write? And why should we study that? Because it tells us about the status or standard of living of that country. And finally, occupational structure. That means the proportion of working population living in a country engaged in various activities like primary, secondary, tertiary and quaternary. Quaternary means research and development activities. And why should we study this? Because it tells us the level of development of an economy. Now with this, I wind up my video and I expect that you have understood these concepts and the reason of studying these concepts. Happy learning. See you soon. Thank you.